हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सब लोगों का एग्जाम सेतु लाइव में। लाइव सेशन नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि थोड़ी लाइट में प्रॉब्लम है और बीच में डिस्कनेक्शन होता है तो उससे बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। तो इससे अच्छा मैंने ये समझा कि एक वीडियो आप लोगों के लिए पूरी फंडामेंटल राइट्स की रिकॉर्ड करके और आप लोगों के साथ में शेयर। ठीक है, लाइव हो या रिकॉर्डेड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो मुझे कमेंट में आप लोग लिख के बता देना और वो सारे डाउट्स मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ। ये पूरी एक वीडियो होगी जिसके अंदर सारे फंडामेंटल राइट्स हम लोग डिस्कस। ठीक है, तो आपको पता है मैं जो चीज पहले वाले वीडियो में करा चुकी हूँ वो मैं फिर से नहीं करा रही हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ आर्टिकल्स डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, तो हमें कहाँ से शुरू करना है? हम लोगों ने देख लिया था कि कैसे मैग्ना कार्टा बना है, इंग्लैंड के अंदर किंग जॉन के साथ क्या हुआ था। फिर हमने देखा थॉमस जेफरसन कौन है, हमने देखा जेम्स मैडिसन कौन थे। और इंडिया ने यूएस से अपने फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार लिए। आज के सेशन में मैं आप लोगों को आर्टिकल्स से शुरू कर रही हूँ क्योंकि हमारे आर्टिकल्स जो है वहां से ज्यादा प्रश्न बनते हैं और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, आर्टिकल से शुरू करती हूँ मैं। आप लोगों ने देख लिया था कि आर्टिकल 12 क्या बताता है। आर्टिकल 12 स्टेट की डेफिनेशन देता है। आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा बताता है। राज्य की परिभाषा बताता है। ठीक है, राज्य की परिभाषा कि किसको राज्य कहेंगे, किसको राज्य नहीं कहेंगे। और राज्य की परिभाषा में से न्यायपालिका को आर्टिकल 12 में नहीं लेते। जो हमारी पूरी जुडिशरी है, जुडिशरी इसका हिस्सा नहीं होती। जुडिशरी आर्टिकल 12 का हिस्सा नहीं होती। क्यों नहीं होती ये मैं आपको प्रीवियस सेशन में बता चुकी। आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 नेगेटिव डेफिनेशन ऑफ लॉ देता है। आर्टिकल 13 बताता है कि कानून किसे नहीं कहते, कानून किसे नहीं कहते। नेगेटिव डेफिनेशन ऑफ लॉ देता है यानी कि विधि की नकारात्मक परिभाषा देता है। विधि की नकारात्मक परिभाषा ये ऐसा नहीं बताएगा कि इसको लॉ कहते हैं, ये ऐसा बताएगा इसको लॉ नहीं कहते। ठीक है, विधि की नकारात्मक परिभाषा आर्टिकल 13 के अंदर होती। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 आपको दो बातें बताता है। क्या क्या बातें बताता है? एक बताता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी लॉ की नजरों में सब लोग इक्वल है, समान है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता की बातें। विधि के समक्ष समानता की बातें, इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता। ठीक है, और 14(2) के अंदर क्या लिखा हुआ है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यानी सभी के कानूनों की, सभी के विधि की इक्वल तरीके से प्रोटेक्शन होगी। विधि का समान संरक्षण, हिंदी में इसको क्या कहेंगे? विधि का समान संरक्षण। अब आप लोगों से पूछ लिया जाए कि ये बातें हमने किसके संविधान से ली है, आप बताओगे कि इक्वालिटी बिफोर लॉ ये हमने लिया है ब्रिटेन से यानी यूके से, और ये हमने लिया है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये हम लोगों ने कहां से लिया है? ये हम लोगों ने यूएस से लिया। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बताता क्या है इसको समझना। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ऐसा बताता है कि जैसे मान लीजिए, जैसे क्या होता है, हम लोग कोई एग्जाम दे रहे हैं, उस एग्जाम में हम लोगों को 60 मिनट्स का टाइम मिलता है। आप देखते हो जो दृष्टिबाधित लोग हैं जिनको दिखाई नहीं देता उन लोगों को 80 मिनट का टाइम मिलता है, आप लोगों से 20 मिनट फालतू मिलती है। जो लोग विजुअली इंपेयर्ड होते हैं, जो दृष्टिबाधित लोग, तो क्यों मिलता है उनको ये 20 मिनट का समय फालतू? ताकि वो आप लोगों के बराबर आ सके। नेचर ने, प्रकृति ने उनको आप लोगों से थोड़ा सा पीछे कर दिया था, कानून उसको आपके बराबर ला रहा है। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति चल नहीं सकता, उसके पाँव में दिक्कत है, रेस के लिए उसको ज्यादा समय दिया जाएगा या उसका स्टार्टिंग पॉइंट आपके स्टार्टिंग पॉइंट से थोड़ा आगे कर दिया। क्यों? ताकि वो आप लोगों के बराबर आ सके। ये बातें कौन बताता है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। उनके कानून की भी उसी तरीके से रक्षा होगी जैसे आप लोगों के कानून की रक्षा होगी। ठीक है, तो ये बातें हमने यूएस से लिया और इक्वालिटी बिफोर लॉ हम लोग ने ब्रिटेन।
इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता। क्या बातें बताता है? कि चाहे कोई राजा हो, रानी हो, रंक हो, दासी हो, आप हो, मैं हूं, कोई भी है, पीएम है, प्रेसिडेंट है, जिसने गलत काम किया समान तरीके से उन लोगों। ठीक है, अब हम आर्टिकल 15 की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिकल 15 क्या कहता है वो देखते हैं हम। आर्टिकल 15 के अंदर 6 भाग है। आर्टिकल 15 क्या बातें बताता है? आर्टिकल 15 भाग 1 क्या कहता है? रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ये 5 आधार, सिर्फ यही 5 आधार है। इसके अलावा छठा आधार नहीं है आर्टिकल 15 में। रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि आपका मूल वंश, आपका धर्म, आपकी जाति, आपके लिंग के आधार पे और आपके जन्म स्थान के आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं होगा। कोई भी भेदभाव नहीं हो। जैसे कोई लड़का है, कोई लड़की है, ऐसा नहीं कह सकते ये नौकरी लड़की को नहीं मिलेगी या लड़के को ही। ऐसा नहीं कह सकते इस मंदिर में लड़कियां वर्जित है। जैसे आपने देखा सबरीमाला टेम्पल का इशू, वहां पे क्या कह दिया था कि महिलाएं नहीं जा सकती, इस उम्र से 10 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की महिलाएं नहीं जा सकती, वो अपवित्र होती। तो ऐसा किसी के साथ नहीं कर सकते। और आपने देखा उस कानून को वहां से हटा के सबरीमाला टेम्पल में सभी को जाने की परमिशन दी, क्योंकि उनका आर्टिकल 15 लिंग के आधार पे उनके साथ भेदभाव हो रहा। ठीक है, आर्टिकल 15 भाग 2 क्या कहता है? कहां कहां पे आपको बराबरी मिलेगी? जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं, जितने भी सार्वजनिक स्थान है, चाहे कोई बेदिंग घाट है, कुएं का स्थान है, मंदिर है, शिवालय है, मेले हैं, ठीक है, पब्लिक पार्क्स हैं, जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं, सार्वजनिक स्थान है, वहां पे कोई भी भेदभाव इन 5 आधारों पे नहीं हो सकता। अब ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है मेरा पर्सनल पार्क है, मेरा पर्सनल लोन है और आप उसके अंदर घुस जाओ और आप कहो जी हमारा तो आर्टिकल 15, आपने अगर हमें भगाया तो आर्टिकल 15 वायोलेट हो जाएगा और हम तो आपके खिलाफ केस करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा है सार्वजनिक स्थान, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पे आपका कोई अधिकार नहीं। ठीक है, 15 भाग 3 क्या कहता है? महिलाओं व बच्चों के लिए समान विशेष प्रावधान। महिलाओं व बच्चों के लिए विशेष प्रावधान, यानी विमेन्स और चिल्ड्रन के लिए कुछ विशेष रूल, कुछ स्पेशल रूल्स बनाए जा सकते हैं। जैसे समझो मेट्रो में जाते हो, पहली बोगी महिलाओं के लिए आरक्षित है, किसी और ट्रेन में जाते हो, कुछ कुछ स्पेस सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित है, वहां पुरुष नहीं कह सकता कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, क्योंकि भाग 3 15 भाग 3 महिलाओं व बच्चों के लिए विशेष प्रावधान की बातें करता है। ठीक है, कहां पे? सार्वजनिक स्थानों पे। फिर भाग 4 क्या कहता है? भाग 4 ऐसा कहता है एससी, एसटी व जो वीकर सेक्शन है, पिछड़ा वर्ग है, एससी, एसटी और पिछड़े वर्ग के लिए शिक्षण संस्थानों में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आप लोगों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। एससी, एसटी, वीकर सेक्शन के लिए शिक्षण संस्थानों में कुछ विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। 15 भाग 5 क्या कहता है? कि सरकारी शिक्षण, भाग 4 में सरकारी शिक्षण संस्थान की बातें हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, भाग 4 में बातें हैं। भाग 5 में क्या लिखा हुआ है? कि एससी, एसटी और वीकर सेक्शन के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी, प्राइवेट शिक्षण संस्थान में भी या हायर शिक्षण संस्थान में भी कुछ विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। और 15 भाग 6 क्या कहता है? ये 103rd संवैधानिक संशोधन 2018 से आया है। इसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बातें हैं कि जो आर्थिक आधार पे पिछड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हैं, 10% तक का आरक्षण उन लोगों को मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आप सब लोग, ये बातें हैं आर्टिकल 15 की, अनुच्छेद 15। अब हम नेक्स्ट सेशन पे चलते हैं, मतलब नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 ये कहता है इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्क। इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्क, इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्क, यानी कि काम के समान अवसर। अब समझना इस बात को। आपने देखा अभी अभी एनडीए में लड़कियों को एंट्री भी मिल गई, काम के समान अवसर। मैं भी आईएएस ऑफिसर बन सकती हूँ,
तुम भी आईएएस ऑफिसर बन सकते हो, कोई भी बन सकता है जो उन योग्यताओं को पूरा कर रहा है। अवसर सभी को मिलेंगे, जिसमें योग्यता है वो आगे आ जाएगा, जो एग्जाम क्रैक करेगा वो आगे निकल जाएगा, बाकी पीछे पड़े रहेंगे। ऐसा नहीं है मैं आपको फॉर्म भरने से रोक, योग्यता सभी को मिलेगी, मतलब अपनी अपनी मेहनत के अनुसार आगे काम मिलता रहेगा, लेकिन अवसर सबको मिले। ऐसा नहीं है कि अवसर ही ना दे, इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्क। और किन आधारों पे भेदभाव नहीं हो सकता वो देखना, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ये बातें तो आर्टिकल 15 में भी थी, 5 बातें। इसमें 2 चीजें और जुड़ जाती है, डिसेंट यानी आपका मूल वंश क्या है, आप किसके बच्चे हो, और रेजिडेंस, निवास स्थान के आधार पे आप लोगों से कोई भी भेदभाव नहीं होगा, कोई भी भेदभाव नहीं होगा। किस किस आधार पे बात कर रही हूं मैं, हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं, यानी कि आपका वंश क्या है, ठीक है, आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है, आपका लिंग क्या है, आपका जन्म स्थान क्या है, आपका निवास स्थान क्या है, और आपका मूल वंश क्या है। इन बात के आधार पे, इन 7 बातों के आधार पे, आर्टिकल 15 में 5 बातें थी, आर्टिकल 16 में 7 बातें हैं, 7 बातों के आधार पे कोई नहीं, ठीक है। आर्टिकल 17 की बातें करते हैं, और डिफरेंस क्या है, आर्टिकल 15 जो है वो आपको एजुकेशन के अंदर समानता दे रहा है, शिक्षण संस्थानों की बातें करता है, और आर्टिकल 16 जो है वो सरकारी नौकरी में बातें करता है, सरकारी नौकरियों में बातें करता है, ठीक है। सरकारी नौकरी में आपसे भेदभाव नहीं किया जा सकता, किन आधार पे, इन 7 आधार, ठीक है। आर्टिकल 15 में शिक्षा के अंदर भेदभाव नहीं, और आर्टिकल 16 में नौकरी में यानी काम के अंदर कोई भेदभाव नहीं। आर्टिकल 17 की बातें करते हैं, आर्टिकल 17 क्या कहता है, आर्टिकल 17 कहता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये अस्पृश्यता का अंत करता है, अस्पृश्यता का अंत करता है, यानी कि एबॉलिशन ऑफ टाइटल, अस्पृश्यता का अंत यानी कि एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आप किसी को अछूत नहीं कह सकते, किसी को जातिवाचक गाली नहीं दे सकते, आपके ऊपर केस हो जाएगा। किस आधार पे, आर्टिकल 17 के आधार पे। आप किसी को ये नहीं कह सकते भाई यहाँ से तू इस जाति का है, तू यहाँ से पानी नहीं भर सकता, तू हमारे साथ बैठ के रोटी नहीं खा सकता, ये अस्पृश्यता के अंदर आता है। जब सबरीमाला मंदिर का इशू हुआ, वहां पे महिलाओं ने आर्टिकल 17 को भी लगा दिया कि महिलाओं को अछूत समझा जा रहा है, इसलिए हम लोगों को यहाँ पे नहीं आने दिया जा रहा। तो आप किसी से भी अस्पृश्यता किसी भी रूप में, जैसे होता है ना, आपने किसी को कुछ बोला नहीं, लेकिन आपके बॉडी जेस्चर से ये पता लग गया कि आप उससे थोड़ा दूर भाग, वो भी अपराध। आप बिना बोले भी किसी के साथ अनटचेबल जैसा व्यवहार नहीं कर सकते, बोल के तो कर ही नहीं सकते, भूल ही जाओ। आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन से भी किसी को अनटचेबल नहीं बता सकते, मतलब किसी भी रूप में अस्पृश्यता हो ही नहीं सकती। और बहुत बढ़िया आर्टिकल है ये, ठीक है। आर्टिकल 18 क्या कहता है, आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत करता है, उपाधियों का अंत करता है, यानी कि एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की बातें करता है। जैसे पहले देखते थे ना आप लोग, पटौदी लगता था, महाराजा लगता था, राजा लगता था, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। आप अपने नाम के आगे महाराजा, राजा ये नाम नहीं लगा सकते। अब आप कहोगे जी हम तो लगा लेते हैं, कॉपी पे लिख लेते हैं राजा साहब या महाराजा, है ना, तो भैया तुम कॉपी पे कुछ भी लिखो, पब्लिक प्लेसेस में आप उस नाम को प्रयोग नहीं कर सकते। आप अपनी प्रॉपर्टी नाम करा रहे हो खुद के, वहां पे आपके नाम के आगे महाराजा नहीं आ सकता, ठीक है। ऐसे तो मैं कुछ भी लिख के बैठ जाऊं अपने नाम के आगे, डॉक्टर पायल लिख के बैठ जाऊं, है ना, समझ रहे हो बात को। लेकिन क्या होता है, डॉक्टर तो खैर मना नहीं है, मैं बताती हूँ अभी इसमें क्या अपवाद है, लेकिन राजा रानी ये जो बड़े बड़े नाम लगते थे आगे, ठीक है, वो उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 करता है। कौन सी उपाधि आप प्रयोग कर सकते हो, सैन्य उपाधि पे मनाही नहीं। अपवाद क्या है, एक्सेप्शंस क्या है, एक्सेप्शंस क्या है, एक तो सैन्य उपाधि आप लोग प्रयोग कर सकते हो, जैसे आप देखोगे नाम के आगे कर्नल लिखा होता है, नाम के आगे मेजर लिखा होता है ना, क्योंकि ये अपनी मेहनत से ये जो उपाधि है वो ले रहे हैं, अपने बाप दादा के नाम पे नहीं ली कि मेरा बाप कर्नल तो मैं भी कर्नल, नहीं, इन्होंने अपनी मेहनत से इसको किया है। आप देखोगे कोई अकेडमिक उपाधि है, अकेडमिक उपाधि, 2 अपवाद है इसमें, एक तो सैन्य उपाधि और अकेडमिक उपाधि। अकेडमिक उपाधि कैसे, जैसे डॉक्टर,
मैंने पीएचडी कर ली, मेरे नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा। मैंने मेहनत से कमाया उसे, मेरे बाप के नाम पे मैंने नहीं कमाया। ठीक है, डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, ठीक है, कोई लॉयर है, कोई सीए है, ये अपने नाम के आगे यूज कर सकते, क्योंकि ये अकेडमिक है, ये मेहनत से है। ठीक है, आर्टिकल 18 बाकी सभी उपाधियों का अंत करता है, सैन्य उपाधि और अकेडमिक उपाधि को छोड़ के। अब आर्टिकल 19 की तरफ बढ़ते हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 19 क्या बातें करता है? आर्टिकल 19 भाग 1 के अंदर ए से लेके जी तक बातें हैं। मैं सारी बात आपको बताती हूं, आपको याद कैसे रखना है। 19(1) ए, 19(1) बी, 19(1) सी, 1 डी, 1 ई, 1 एफ और 1 जी। 1 एफ के बारे में बता दूं, ये संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार देता था ये कि आप अपनी संपत्ति खरीद सकते हो, संपत्ति का अधिकार ये यहां से हट गया, ये यहां से रद्द हो गया। ठीक है, ये रिपील हो चुका है। राइट टू प्रॉपर्टी था, जो भाग आर्टिकल 31 में भी है, वहां पे और यहाँ पे डिफरेंस है। ठीक है, मैं डिटेल में नहीं जा। आर्टिकल 1A, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो कैसे याद रखेंगे? सैम, सैम आर, सैम आर प्रोफेसर। ये तो हट ही गया, ये तो हट ही गया, इसकी तो बात ही नहीं कर रही। इंग्लिश मीडियम के बच्चे कैसे याद रखेंगे? सैम आर प्रोफेसर। एस से क्या है? एस से है स्पीच एंड एक्सप्रेशन। स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी कि बोलने की, अभिव्यक्ति की आपको स्वतंत्रता है। बोलने की, अभिव्यक्ति की आपको स्वतंत्रता है। किसी के ही अंदर प्रेस का अधिकार आ जाता है, किसी के ही अंदर इंटरनेट का आधार छिपा हुआ है। तो बोलने की आपको स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की आपको स्वतंत्रता है, चुप रहने की आपको स्वतंत्रता। मुझसे कोई सवाल पूछा जा रहा है, मैं नहीं जवाब देना चाहती तो नहीं दूंगी, वो मेरा अधिकार है, मेरी स्वतंत्रता है। ठीक है, राइट टू रिमेन साइलेंट। ए से क्या है? एस से स्पीच हो गया। ए से क्या है? असेंबली। असेंबली, मैं सभाएं बना सकती हूँ, मुझे कोई सभा बनानी है मैं बना सकती हूँ, सभा बनाने का अधिकार है। फिर है एसोसिएशन। अगले ए से क्या है? एसोसिएशन, यानी कि अगर मुझे कोई संगठन बनाना है मैं बना सकती हूँ। ठीक है, मुझे भारत विकास परिषद संगठन बनाना है मैं बना सकती हूँ। ठीक है, इसी के ही अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समिति को शामिल किया गया। जैसे आमूल एक सहकारी समिति, मदर डेयरी एक सहकारी समिति है, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी। आर्टिकल 19 भाग 1 सी के अंदर जोड़ा गया कि आप लोग सहकारी समिति भी बना सकते हो। कौन से संशोधन से इसको जोड़ा गया है वो बात याद रखना। कौन से संशोधन से इसको जोड़ा गया है गाइस, याद रखोगे इस बात को। इसको 97th संवैधानिक संशोधन 2011 में इसको शामिल किया गया है कि आप लोग सहकारी समितियां भी बना सकते। ठीक है, भाग डी क्या कहता है? एस से स्पीच हो गया, ए से असेंबली हो गया, ए से एसोसिएशन हो गया, एम से है मूवमेंट, आपको घूमने का अधिकार। ये कहाँ की मूवमेंट की बात है? ये भारत के अंदर घूमने का अधिकार, भारत के बाहर घूमने का अधिकार, फॉरेन में घूमने का अधिकार, आर्टिकल 21। ई, आर से क्या है? आर से रेजिडेंस, आप भारत के किसी भी हिस्से में जाके रह सकते हो, ये निवास का आधार। ठीक है, आप निवास कर सकते हो भारत के हिस्से में जाके कहीं पे। लेकिन कुछ आरक्षित क्षेत्र होते हैं, जैसे आप जनजाति के क्षेत्र में नहीं जा सकते, शेड्यूल एरिया के क्षेत्रों में नहीं जा सकते, ट्राइब वालों के क्षेत्रों में नहीं जा सकते। इन सब जगह कुछ ना कुछ अपवाद है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रही, वो आर्टिकल 19 भाग 2 के अंदर लिखा हुआ। पी से क्या है? पी से है प्रोफेशन। प्रोफेशन, आप व्यापार कर सकते, आप व्यापार कर सकते, आपको जूते, चप्पल, साड़ी, किसी भी चीज का व्यापार करना आपको अधिकार है, आप व्यापार कर सकते हो। आर्टिकल 19 भाग 1 जी से। याद कैसे रखोगे? सैम आर प्रोफेसर। इंग्लिश में गलत है मुझे पता है, सैम इज प्रोफेसर कहना था, लेकिन याद करने के लिए सैम आर प्रोफेसर। स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन। ठीक है, याद रहेगा। बोलने की अभिव्यक्ति, सभा करने की अभिव्यक्ति, संगठन बनाने की, घूमने की, निवास स्थान और व्यापार। ठीक है, समझ गए ये बातें? इसको रद्द कर दिया था, संपत्ति का अधिकार 1F में था, इसको हटा दिया गया।
ये 97वें संवैधानिक संशोधन 2011 से कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का आपको अधिकार दे दिया। अब हम आर्टिकल 20 की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिकल 20 क्या कहता है? कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख देना, क्योंकि लाइट ने परेशान कर रखा है, सिर्फ इसलिए मैं रिकॉर्डेड दे रही हूँ। और आज हमारी ये समस्या खत्म हो जाएगी होपफुली, तो मैं कल से लाइव ही आया करूंगी, तो आप लोग मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल 20 समझते हैं। आर्टिकल 20 कहता है दोष सिद्धि से बचने के उपाय। दोष सिद्धि से बचने के उपाय क्या क्या प्रावधान है आपको कन्विक्शन से बचने के? ठीक है, प्रिवेंट कन्विक्शन। आप कैसे दोष सिद्धि से बच सकते हो, आपके पास क्या क्या अधिकार। मतलब कि आपको अभी आपके ऊपर सिर्फ शक है, आपकी एफआईआर कटी, मेरी एफआईआर कट गई भी, मैंने किसी का कत्ल कर दिया, मेरे को पुलिस स्टेशन में लेके चले गए। अब वहां पुलिस स्टेशन में पहुंच के मेरे पास क्या क्या अधिकार है, उसकी बातें आर्टिकल 20 कहता है। पहली चीज, मेरे पास क्या अधिकार है कि डबल जेओपार्डी, नो डबल जेओपार्डी। नो डबल जेओपार्डी क्या मतलब हुआ भाई? एक ही जुर्म की दो सजा नहीं मिल सकती। एक दोष की एक सजा, एक दोष की एक सजा मिलेगी, एक दोष की एक सजा। अब जैसे मान लो मैंने कत्ल की सजा काट ली 7 साल। अब यूं नहीं है कि चल ठीक है एक बार और 7 साल काट, हाँ, एक दोष की एक सजा, बाहर आके फिर कत्ल करती हूं तो फिर 7 साल के लिए। ठीक है, तो एक दोष की एक सजा, दो डबल जेओपार्डी, आर्टिकल 20 कहता है। इसका भाग 2 क्या कहता है कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो। नो एक्स पोस्ट फैक्टो क्या मतलब हुआ? लैटिन लैंग्वेज का ये वर्ड है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो। पूर्व की तिथि से मुझे कोई सजा नहीं मिलेगी। पूर्व की तिथि से मुझे कोई सजा नहीं मिलेगी, सजा नहीं मिल सकती। क्या मतलब हुआ भाई? मान लो मेरा जुर्म प्रूव होता है 2015 में, ये प्रूव होता है कि मैंने किसी का मर्डर किया है। कब प्रूव हुआ? 2015 में। 2010 में मान लीजिए मर्डर की सजा थी फांसी। 2010 में मर्डर की सजा थी फांसी। मेरा जुर्म कब प्रूव हुआ है? 2015 में। और 2015 में मर्डर की सजा है आजीवन कारावास। आजीवन कारावास। तो अब मुझे 2010 के अकॉर्डिंग सजा मिलेगी या 2015 के अकॉर्डिंग सजा मिलेगी? तो आप बताओगे मैडम 2015 के अनुसार मिलेगी, क्योंकि हमारा आर्टिकल 20 भाग 2 ये कहता है कि पूर्व की तिथि से पहले की तिथि से कोई भी सजा नहीं हो सकती। जिस दिन मेरा जुर्म प्रूव हो रहा है उस दिन मेरे जुर्म की क्या सजा है उसी के अकॉर्डिंग ही मुझे सजा मिलेगी। ठीक है, अब भाग 3 की बात करती हूं। आर्टिकल 20 भाग 3 क्या कहता है कि नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब क्या हुआ? मुझे खुद के खिलाफ गवाही के लिए मजबूर नहीं करेंगे। खुद के खिलाफ गवाही के लिए मजबूर नहीं करेंगे। क्या मतलब हुआ देखना। अब जैसे मजबूर नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल मुझे पुलिस पकड़ के ले गई और पुलिस स्टेशन में मेरे को खूब पिटाई कर दी, मेरी अच्छे से कहते हैं ना 3rd डिग्री ले लिया, खूब पिटाई कर रहे हैं। और मैं उस पिटाई से बचने के लिए डर के ये कह दूं कि हाँ भाई ये मैंने किया है, कि कम से कम पिटने से तो बच, तो मुझे खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया। अब आप देखते हो हकीकत क्या है, पुलिस स्टेशन में ऐसा ही होता है। आपको ले गए, खूब पिटाई हो रही है तुम्हारी, और तुमको कहते हैं कि कबूल कर तूने ये चोरी की है, तूने ये काम किया, और आप डर की मारी कबूल कर भी लेते। तो रूल क्या बनाया हुआ है, पुलिस स्टेशन में आप जो भी बातें कहेंगे, आप जो भी गवाही दे रहे हो उसको मान्य नहीं माना जाए। कौन सी गवाही को मान्य मानेंगे? जब आप मैजिस्ट्रेट के सामने कुछ कह रहे हो उस बात को मान्य माने। ठीक है, तो आपसे मारपीट करके कुछ भी उगलवा ले उसके कोई मतलब ही नहीं है, आप चाहे कुछ भी कह रहे हैं। ठीक है, जब आप मैजिस्ट्रेट के सामने बोलोगे वो गवाही मान्य मानी जाएगी। ये बात आर्टिकल 20 बताता है। एक दोष की एक सजा मिलेगी, पूर्व की तिथि से कोई सजा नहीं मिलेगी, और खुद के खिलाफ गवाही के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। हाँ, आपको मजबूर कब किया जा सकता है कि आपका आप ब्लड सैंपल दो, आप अंगूठा लगाओ, हमको आपके ब्लड के सैंपल्स चाहिए,
हमको आपके हस्ताक्षर चाहिए, हमको कुछ आपकी मदद चाहिए, आपको गिल्टी प्रूव करने में या आपको गिल्टी ना प्रूव करने में, हमें आपका डीएनए टेस्ट करना है, इस तरीके की कोई बातें हो ना, तब आप मना नहीं कर सकते कि मैं तो साइन नहीं कर सकता, मैं तो मेरा ब्लड सैंपल नहीं दे। वहां पे आप चुप रहोगे, वहां पे आपके पास कोई अधिकार नहीं। लेकिन मारपीट करके आपसे कोई कुछ उगलवा नहीं। आर्टिकल 21 की बातें करते हैं। आर्टिकल 21 दो बातें करता है। आर्टिकल 21 कहता है जीने का अधिकार। जीने का अधिकार, कैसा जीने का अधिकार? जी तो पशु भी रहे हैं। राइट टू लाइफ, क्या सिर्फ सांस लेना ही जीना है? सांस तो पशु भी ले रहे हैं। कैसा जीने का अधिकार कह रहे हैं? राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। विद डिग्निटी, प्रतिष्ठा से जीने का अधिकार है मुझे। और प्रतिष्ठा से कब जीऊंगी मैं? जब मेरे पास अधिकार होगा, मेरे पास शिक्षा होगी, मैं अपने डिसीजन खुद लूंगी, मुझे किससे विवाह करना है, मुझे कहाँ काम करना है, मुझे कितनी पढ़ाई करनी है, मुझे कितनी पढ़ाई नहीं करनी है, मुझे जिंदगी में क्या बनना है, ये सारे डिसीजन मैं कब लूंगी? मेरे पास एजुकेशन होगी। तो क्या कहा गया भैया, एजुकेशन के बिना तो जिया नहीं जाएगा, तो एजुकेशन इसी के अंदर डालो। तो आर्टिकल 21A के अंदर 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 से शिक्षा का अधिकार शामिल कर दिया गया। 2002 में राइट टू एजुकेशन शामिल, क्या शामिल कर दिया? राइट टू एजुकेशन। ठीक है, समझ रहे हो बात कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को एजुकेशन मिले। ठीक है, 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 से आर्टिकल 21A शामिल किया। क्यों किया आर्टिकल 21 है? क्योंकि आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 21 में जीने का अधिकार है और जिया नहीं जाता बिना शिक्षा के। सिर्फ सांस लेना जीना नहीं है। जैसे भाई मान लो मुझे कमरे में बंद कर दो, सुबह शाम रोटी दे देते हैं और मैं सांस ले रही हूँ, जी तो मैं भी रही हूँ, लेकिन प्रतिष्ठा कहाँ गई, मेरे डिसीजंस कहाँ गए? जब तक मैं खुद के लिए कुछ अधिकार नहीं लूंगी तब तक जिंदगी नहीं है। 21 और 21A में शिक्षा का अधिकार डाला गया। अब हम आर्टिकल 22 की बातें। आर्टिकल 22 क्या कहता है उसको समझ। आर्टिकल 22 क्या कहता है इसको समझ। ये कहता है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन, बंदी बना लिया आपको, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। आपको बंदी बना लिया, आपके पास क्या क्या प्रावधान है? ठीक है, आपके पास बचने के क्या क्या प्रावधान है, आपको बंदी बना लिया। भाई मैं आराम से पार्टी कर रही थी, किसी ने मेरे खिलाफ एफआईआर कटवा दी कि भाई ये तो मेरी चोरी करके आई है, मेरे पैसे उठा लिए इसने और मेरे को पकड़ के ले गए। ठीक, मेरे पास अब क्या क्या अधिकार देखना। आर्टिकल 20 ने बताया था, आर्टिकल 20 बता रहा है कि आप पे दोष सिद्धि हो चुका, आप गिल्टी प्रूव हो चुके, तब आपके पास क्या अधिकार है। ठीक है, आर्टिकल 20 ने ये बातें बताई है। आर्टिकल 22 ये बातें बता रहा है कि आपको अभी पकड़ के लेके जाया जा रहा है, आप उससे क्या क्या कहोगे, क्या क्या आपके पास अधिकार। पहला, सबसे पहला अधिकार तो हमारे पास यही है कि भैया अरेस्ट वारंट दे हमें। देखते हो ना किस बिहाफ पे मुझे गिरफ्तार किया है, मुझे अरेस्ट वारंट दिखा, मैं पूछ सकती हूँ कि मेरे गिरफ्तारी का आधार क्या है। दूसरा, मेरे पास क्या अधिकार? दूसरा अधिकार ये है, मैं खुद को बचाने के लिए खुद का वकील कर सकती हूँ। ठीक है, मुझे वकील करने का अधिकार है। अगर मेरे पास वकील के पैसे नहीं है तो मुझे सरकारी वकील मिलेगा, मुझे सरकारी वकील मिलेगा, देना पड़ेगा उन्हें, जरूरी है, मना नहीं कर सकती, मुझे सरकारी वकील। ठीक है, 22 भाग 3 क्या कहता है? अरेस्ट वारंट देख लिया, वकील कर लिया खुद के बचाव के पक्ष में, 24 घंटे के अंदर अंदर मुझे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करोगे। 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करोगे। ऐसा नहीं है कि अंदर ले गए और बस अंदर पड़ी हूं मैं, कोई मजिस्ट्रेट नहीं, कुछ नहीं, 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करोगे। चौथा क्या है? मेरे सगे संबंधियों को, मेरे रिलेटिव्स को बताओगे कि आपका बंदा या आपकी बंदी यहाँ पे है, रिलेटिव्स को जानकारी दोगे कि इसको हमने गिरफ्तार कर लिया, ये पुलिस स्टेशन में है। ठीक है, और भी अधिकार मिलते हैं कि महिलाओं को जब भी पकड़ा जाए तो कोई विमेन कांस्टेबल ही होनी, कोई पुरुष पुलिस का व्यक्ति महिला को नहीं छू सकता। फिर होता है कि शाम को 8 बजे के बाद महिलाओं को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, सुबह 6 बजे से पहले महिलाओं को गिरफ्तार नहीं, ताकि उनके साथ कोई फिजिकल दिक्कत ना हो, कुछ मतलब उनका शोषण ना हो, उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो।
तो उनके अधिकारों की रक्षा के लिए ये सारे अधिकार आपको आर्टिकल 22 देता। आर्टिकल 23 क्या कहता है ये देखना। आर्टिकल 23 के अंदर क्या बातें हैं। आर्टिकल 23 कहता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग निषेध है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को क्या कहते हैं भाई? मानव तस्करी नहीं हो सकती, मैं देह व्यापार नहीं कर सकती, मानव तस्करी नहीं कर सकती मैं, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं है मैं बच्चे बेच रही हूँ, मैं महिलाओं को बेच रही हूँ, मैं पुरुषों को बेच रही हूँ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं हो सकती। दूसरा, आप किसी को फोर्स्ड लेबर के लिए मजबूर नहीं कर सकते, आप किसी को बंधुआ मजदूरी के लिए मजबूर नहीं कर सकते। बंधुआ मजदूरी क्या होती है? मतलब कि आप किसी से काम करवाए जा रहे हो बिना उसको पैसे दिए, बंधुआ मजदूरी अवैध है। तो ये दो बातें आर्टिकल 23 के अंदर बातें लिखी हुई है। अब हम आर्टिकल 24 की बातें करते हैं। आर्टिकल 24 क्या कहता है? अनुच्छेद 24 बाल श्रम पे रोक लगा। किस पे? बाल श्रम पे रोक लगा। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर की बातें, बाल श्रम पे रोक लगाता है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, आर्टिकल 24 के अंदर ये बातें हैं, ठीक है। आर्टिकल 25 क्या बताता है? आर्टिकल 25 आपको किसी भी धर्म के लिए, अच्छा एक बात बता दूं आपको, 2016 में एक संशोधन हुआ जिसके अंदर क्या कह दिया था कि बाल श्रम निषेध तो है, लेकिन भारत के अंदर गरीबी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2 जगह पे बच्चों को काम करने की परमिशन दे दी। कहां कहां पे काम करने की परमिशन दे दी, इसको देख लेते हैं हम। देखना कहां कहां पे काम करने की परमिशन बच्चों को, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे। एक तो खुद के काम में, भाई मेरी फैमिली का कोई बिजनेस, मैं उसके अंदर काम करना चाह रही हूं, मुझे छूट है, ठीक है। दूसरा, एंटरटेनमेंट में, एंटरटेनमेंट में मुझे मनाही नहीं है, मैं काम कर सकती हूँ, यानी कोई बच्चा काम कर सकता है। एंटरटेनमेंट कैसे? जैसे आप देखते होगे रियलिटी शो, इंडियन आइडल आ रहा है, डांस इंडिया डांस आ रहा है, ठीक है, कहीं इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज आ रहा है, तो ऐसे एंटरटेनमेंट के अंदर, मूवीज के अंदर बच्चों को काम मिल रहा है, खुद का काम हो या एंटरटेनमेंट का काम हो, लेकिन ये दोनों काम ही सुरक्षित होने चाहिए। ऐसा नहीं है खुद के पिता का चूड़ी बनाने का काम है, कोयले की खदानों का काम है, वहां पे बच्चों को काम पे लगा, दोनों काम सुरक्षित होने, ठीक है। आर्टिकल 25 क्या कहता है ये देख। आर्टिकल 25 कहता है आपको धर्म की स्वतंत्रता है, आप किसी भी धर्म को, आप किसी भी रिलीजन को, किसी भी धर्म किसी भी रिलीजन को प्रोपगेट कर सकते हो, फैला सकते हो, ठीक है। आप प्रोफेस कर सकते हो, यानी अपने अंतःकरण में उसको बिठा सकते हो, आप प्रोफेशन के साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग अनुकरण कर सकते हो, ठीक है। आप फैला सकते हो, आप प्रोफेशन यानी उसका अंतःकरण कर सकते हो, आप उसके अनुसार अनुकरण कर सकते हो, उसके अनुसार अनुकरण कर सकते हो। जैसे जैन धर्म, जैन धर्म में संथार प्रथा, जब उनको मरने का दिल हो, जब भी भाई मैं अपनी जिंदगी पूरी चाहती हूँ, मुझे और नहीं जीना, मैं खाना पीना छोड़ सकती हूँ। और धर्मों में इसको आत्महत्या कहेंगे, जैन धर्म में इसको संथार प्रथा कहते हैं। मेरा धर्म मुझको इसके अनुसार प्रैक्टिस अनुकरण करने की परमिशन देता है, वो अवैध नहीं। यानी धार्मिक स्वतंत्रता आप लोगों को है, आप इसको अंतः मन में बसा सकते हो, किसी भी भगवान को, आप चाहे अल्लाह को मानो, यानी कॉन्शियंस में बसा सकते हो, आप चाहे अल्लाह को मानो, आप राम को मानो, आप रहीम को, आप कृष्णा को मानो, आप किसी बाबा को मानो, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। धर्म किसी को मना नहीं करता जब तक स्वास्थ्य पे प्रभाव नहीं पड़ता। मान लीजिए कोई ऐसा धर्म है, कोई ऐसा पाखंडी बाबा है जिससे आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच, जिससे राष्ट्र की सुरक्षा को नुकसान पहुंच रहा है, राष्ट्र की अखंडता को नुकसान पहुंच रहा है, तो वहां पे उस धर्म पे रोक लगा, ठीक है। आर्टिकल 25 में ये बातें लिखी। आर्टिकल 26 की बातें करते हैं। आर्टिकल 26 क्या कहता है? धार्मिक राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, राइट टू मैनेज रिलीजियस, हिंदी में इसको क्या कहेंगे? धार्मिक संस्थानों का प्रबंधन, धार्मिक संस्थानों का प्रबंधन। मैं कोई आश्रम खोलना चाहती हूँ मेरे धर्म के, ठीक है, जैसे आप देखते हो राम शरणम खुले हुए हैं,
आप देखोगे न्यूज में भी काफी रहा, सच्चा सौदा डेरा खुला हुआ है। धार्मिक संस्थानों का प्रबंधन करने की आपको पूरी अनुमति है। जमीन लो, आश्रम खोलो, ठीक है, सत्संग कर रहे हो करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैनेज रिलीजियस अफेयर, ये आपको अधिकार कौन देता है? आर्टिकल 26 देता है। आर्टिकल 27 क्या कहता है? आर्टिकल 27 ये कहता है कि किसी भी धर्म को बढ़ाने के लिए, किसी भी एक धर्म को बढ़ाने के लिए आप टैक्स नहीं वसूल कर सकते। धर्म को बढ़ाने के लिए टैक्स लागू नहीं कर सकते, टैक्स नहीं लिया जा सकता। क्या मतलब हुआ? भाई मुझे मेरा मंदिर बनाना है, मान लीजिए राम मंदिर बनना है, जैसे बनना था बन भी चुका है अयोध्या में। तो ऐसा नहीं है क्योंकि राम मंदिर बनना है और कोई ये कह दे कि भैया टैक्स लगा दो एक राम मंदिर के अलग, भाई सब लोगों से टैक्स वसूल करो, जो पैसा उस टैक्स का आएगा उससे राम मंदिर बना देंगे। ऐसा नहीं हो सकता। किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए टैक्स लागू नहीं किया जा सकता। आप फीस ले सकते हो, आप टैक्स नहीं, आप चंदा ले सकते हो, आप टैक्स नहीं, ठीक है। तो आर्टिकल 27 में ये बातें लिखी हुई। हाँ, उस मंदिर की अच्छाई के लिए फीस ली जा सकती है कि कोई जूते उतार रहा है तो पर जोड़ी जूते के लिए 10 रुपए जमा करवाने पड़ेंगे। आपको प्रसाद लेना है, प्रसाद के पैसे देने पड़ेंगे। आपको मंदिर में दर्शन करने आपको पर्ची कटवानी पड़ेगी, ठीक है। फीस ले सकते हैं कि फीस जो है उसी मंदिर के भले के लिए प्रयोग होती है। जबकि टैक्स जो है, जो इंसान नहीं भी चाहते उस धर्म को, नहीं भी मानते, उनको भी मजबूर करता पैसे देने के लिए। तो टैक्स बैन है किसी भी धर्म को बढ़ावा देने का। आर्टिकल 28 क्या कहता है? आर्टिकल 28 ये कहता है किसी भी सरकारी शिक्षण संस्थान में, किसी भी पब्लिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती, किसी भी धर्म के दिशा निर्देश नहीं दिए जा सकते। आप देखोगे जितने भी सरकारी स्कूल है, क्रिसमस आता है छुट्टी कर देते हैं, दिवाली आता है छुट्टी कर देते हैं, है ना। कोई भी धर्म आ रहा है, बकरीद आ रही है छुट्टी कर देते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी का भी कोई धर्म आ रहा है, सरकारी शिक्षण संस्थान छुट्टी कर देते हैं, कुछ सेलिब्रेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो बताओगे आप पब्लिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जितने भी होते हैं वो किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते, धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते। ऐसा नहीं है कि प्रेयर के अंदर किसी एक ही धर्म की बातें हो रही है। आप कहोगे जी जितने भी बच्चे डीएवी में पढ़े हैं, आप कहोगे जी वहां तो हवन होता है आर्य समाज के लिए, वहां तो शांति मंत्र चलता है, आर्य समाजिस्ट हैं, क्योंकि वो कर सकते हैं, वो सरकारी नहीं है, सरकारी शिक्षण संस्थान नहीं करते, ठीक है। आर्टिकल 29 की बातें करते हैं। आर्टिकल 29 क्या कहता है? आर्टिकल 29 आपके अल्पसंख्यकों के अधिकार के बारे में बात करता है, राइट टू माइनॉरिटीज की बात करता है, अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात। अल्पसंख्यकों का अधिकार, क्या अधिकार है? राइट टू माइनॉरिटीज, क्या क्या? वो अपनी भाषा को, अपनी लिपि को, अपने कल्चर को, किस किस को? अपनी भाषा को यानी अपनी लैंग्वेज को, अपनी लैंग्वेज को, अपनी लिपि को यानी कि अपनी स्क्रिप्ट को, जैसे अपनी लिपि देवनागरी है, और अपनी कल्चर को, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने कल्चर को सुरक्षित रख सकते हैं, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं। भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का उनको पूरा अधिकार है अल्पसंख्यक, ठीक है। आर्टिकल 30 क्या कहता है? आर्टिकल 30 ये कहता है, दो बातें इंपॉर्टेंट है इसमें। पहली तो जितने भी अल्पसंख्यक हैं, जितने भी माइनॉरिटीज होते हैं, जितने भी माइनर हैं, जितने भी अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान उनके अनुसार बनाने का हक है, शिक्षण संस्थान के प्रबंधन का हक है। वो उस शिक्षण संस्थान में किसी को भी, किसी भी धर्म के बच्चे को एडमिशन दें, किसी को ना दें, तो भेदभाव नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान के प्रबंधन का हक है, उसका अधिकार है। वो अपने स्कूल के अंदर, जैसे मान लीजिए दिल्ली के अंदर, दिल्ली में कोई मराठी स्कूल चल रहा है, कोई मराठी स्कूल चल रहा है। अब आपको पता है कि दिल्ली के अंदर मराठी लोग अल्पसंख्यक होंगे, तो ये मराठी लोग खुद के अनुसार टीचर्स अपॉइंट कर सकते हैं,
खुद के अनुसार सिलेबस अपॉइंट कर सकते हैं, आप उनको यूं नहीं कहोगे कि इसको रख ले, ठीक है। तो अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान खुद के अनुसार करने का पूरा हक है। 30 भाग 2 क्या कहता है, ध्यान से, 30 भाग 2 क्या कहता है? 30 भाग 2 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 से शामिल किया गया और यह कहा गया कि अल्पसंख्यकों को संपत्ति का अधिकार है। हमको संपत्ति का अधिकार नहीं है, अल्पसंख्यकों को संपत्ति का अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी है माइनॉरिटीज, ठीक है। ये आर्टिकल 30 भाग 2 की बातें हैं जो 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 से आई है। क्या कहता है ये कि माइनॉरिटीज को राइट टू प्रॉपर्टी माइनॉरिटी। ये हमने आर्टिकल 30 कर लिए। अब 31 से 35 हम नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे, क्योंकि वो लाइव लूंगी, क्योंकि एमसीक्यू प्रैक्टिस साथ में कर। आर्टिकल 30 तक हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। और बात सुना ध्यान से कि लाइव ही लिया करूंगी, आज थोड़ी सी लाइट में प्रॉब्लम हो गई थी, सॉरी फॉर दैट, लेकिन अभी ये वीडियो आपको मिल जाएगी। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन, साथ साथ रिवीजन करते चलना, पॉलिटी का हर एक टॉपिक इसी तरीके से। थैंक यू सो मच, टेक केयर।